हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग 50% कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज देखिए ये नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करना था, तो आप इसको हेडिंग दीजिए क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लिखिए आप भी, और समझते चलिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज होगा क्योंकि इसके पहले वाले में इंफॉर्मेशन था जो स्टडी कर रहे थे, उसमें ज़्यादातर यूनिट सेल के बाद से इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, इसको समझते चलना है। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल का क्लोज पैकिंग हम लोग सीखेंगे, तो ये हेडिंग देना है। इसमें देखिए कहा गया है देयर आर 3 वेज क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल को 3 तरह से क्लोज पैकिंग किया जाता है, क्योंकि क्रिस्टल जो है स्फेरिकल होता है तो उसको 3 तरह से क्लोज पैकिंग किया जाता है। पहला में देखिए लिखा गया क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, और दूसरा में लिखा गया क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और थर्ड में लिखा गया क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। मतलब क्लोज पैकिंग 3 तरह से किया जाता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो लिखा गया है देयर इज ओनली 1 वे ऑफ अरेंजिंग स्फेयर। स्फेयर मतलब क्रिस्टल को कहा जा रहा है क्योंकि उसका शेप एटम मॉलिक्यूल्स का शेप स्फेरिकल होता है। इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकेड स्ट्रक्चर दैट इज टू अरेंज देम इन रो एंड टचिंग ईच अदर। मतलब यहाँ आइए समझिए, ये तो डिफिनीशन है वो तो लिख सकते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट समझिए। मतलब 1 डायमेंशन में कहा गया किसी एक्सिस के थ्रू रो में 1 डायमेंशनली क्रिस्टल या स्फेरिकल क्रिस्टल होता है, उसको इस तरह से अरेंज किया जा सकता है। ये एक तरह का क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा क्या एग्जाम में कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछा जाता है क्लोज पैकिंग में जनरली। ठीक है, तो यहाँ क्लोज पैकिंग कर दिए हैं 1 डायमेंशन क्रिस्टल का, एक के बाद एक स्फेयर को रख दिए हैं इस तरह से, रो इसको बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल। तो इसको रखने के बाद देखिए कि एक स्फेयर के टच में कितने स्फेयर हैं। एक स्फेयर के टच में जितने स्फेयर होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्लोज पैकिंग का। ठीक है, क्लोज पैकिंग क्या है हेडक नहीं लेना है। क्लोज पैकिंग का मतलब है जैसे कि बॉल आप समझते हैं ना, बॉल का अरेंजमेंट समझिए सीधा, 1 बॉल 2 बॉल 3 4 5 6 ऐसे बॉल रो में ऐसे सजा दिए रख दिए, क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं जैसे बैग होता है और बैग में आपको जो है बॉल को अरेंज करने को कहा जाए तो आप ऐसे ही न रखेंगे, 1 बॉल रखेंगे 2 3 4 5, अगर किसी बैग में रखना हो तो ऐसे क्लोज पैकिंग करेंगे, एक के बाद ऐसे रखते जाएंगे। तो इसी अरेंजमेंट को यहाँ 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट कहा गया है। 2 डायमेंशन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप रो में बॉल रख दिए, इसके ऊपर अब आप रखने लगे तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा क्योंकि एक प्लेन बनने लगेगा। 3 डायमेंशन का मतलब है कि इसके ऊपर फिर रखने लगे इस तरह से। तो 3 डायमेंशन का मतलब आप समझ रहे होंगे जिसमें थिकनेस भी आने लगे लेंथ ब्रेथ के साथ। तो ये यही अरेंजमेंट को यहाँ पर समझ रहे हैं क्लोज पैकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो उसको समझिए, बता रहे हैं यहाँ कि देखिए यहाँ पर एक बॉल के टच में 2 बॉल यहाँ है, देखिए इसके साथ में 1 और 2 बॉल है, इसके संपर्क में भी 2 बॉल है, इसके संपर्क में भी ये 2 बॉल का मतलब है क्रिस्टल मतलब स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, तो इसके टच में भी 2 है, इसके टच में भी 2 है, इसके टच में भी 2 है, मतलब एक बॉल के टच में 2 है। अब यहाँ पे जो लास्ट में ये 2 बॉल है इसके टच में तो एक ही है, लेकिन यहाँ इधर भी हो सकता है बॉल। ठीक है, इधर भी बॉल हो सकता है, तो आपको ये इंड वाला को छोड़ कर देखना है। ठीक है, तो देखिएगा तो इसके संपर्क में 2 बॉल है, इसके संपर्क में 2, इसके संपर्क में 2, मतलब जितने एक स्फेयर के टच में जितना स्फेयर, एटम को बोला गया है स्फेयर क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है एटम का, तो जितना टच में रहता है एक बॉल के अदर
स्फेरिकल एटम या क्रिस्टल, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो यहाँ दो दो टच में है एक के साथ, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया होगा। मतलब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 होता है, याद रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2 टाइप का होता है। एक देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर लिखे हैं हेडिंग के बाद कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल इन 2D क्लोज पैकिंग एज फॉलोइंग। और जिसमें पहला लिखा गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में CCP बोलेंगे या SCP बोल सकते हैं आप, लेकिन जनरली CCP बोला जाता है। CCP का मतलब आप समझेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसके बाद है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में HCP बोलेंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 तरह का, CCP एंड HCP, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है कि आप जो है स्फेरिकल क्रिस्टल को इस तरह से अरेंजमेंट करिए। पहले कर लिए, तो ये एक तरह का A टाइप अरेंजमेंट हो गया, मान लीजिए A टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। फिर सिमिलर A टाइप ही अरेंजमेंट इसमें होता रहेगा। A टाइप है तो A टाइप अरेंजमेंट फिर होगा, मतलब इसके सामने इसके सामने इसके सामने सब सिमिलर स्फेरिकल क्रिस्टल है, तो रख दिए। फिर इसके नीचे A टाइप ही होगा। A टाइप का मतलब यहाँ ये है कि उसके सामने में उसी के साथ सिमिलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये A टाइप, ये भी A टाइप, ये भी A टाइप, मतलब ये सब A टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है ना। एक ही टाइप का अरेंजमेंट है, इसीलिए A लिखा गया है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है और यहाँ देखिए वर्टिकल भी आ रहा है। तो ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हुआ ना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, मतलब CCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। देखेंगे कि कितने बॉल एक दूसरे के साथ टच में हैं। तो आप देखिए यहाँ इस बॉल, एक बॉल के साथ देखिए 1 2 3 4 बॉल टच में है, और ये स्क्वायर बना रहा है। देखिए तो सेंटर है ना, ये सेंटर के साथ एक लाइन यहाँ लिए, फिर यहाँ से इस बॉल के सेंटर के साथ ले गए, फिर इस बॉल के साथ सेंटर ले गए, फिर यहाँ, तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ। और एक सिंगल बॉल के साथ, मतलब स्फेयर के साथ, क्रिस्टल के साथ 4 क्रिस्टल टच में है। तो इस तरह से ये स्क्वायर बन रहा था, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम दिया गया। और एक बॉल में ये 4 टच में है, मतलब एक स्फेयर के साथ 4 स्फेयर टच में है। तो इस तरह से देखिए हर जगह ग्रुप बना है। यहाँ भी देखिएगा तो, मतलब कहीं भी देखिएगा तो ये आपको मिलेगा। देखिए तो समझ में बात आ रहा होगा। तो इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला गया, शॉर्ट में CCP। और इसका 4 जो है, एक बॉल के साथ 4 बॉल टच में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। समझ में बात आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को समझते हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, जैसे यहाँ डिफिनीशन लिखे थे, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। एग्जाम में आपसे यहाँ डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, CCP का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल को अरेंज किए हैं। मान लीजिए A टाइप अरेंजमेंट है, A टाइप अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगला अरेंजमेंट जो होगा ना, वो इस तरह से नहीं होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके सामने से बॉल अब अरेंजमेंट नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा छोड़कर स्पेस, देख रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए तो बॉल थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट होता गया है। तो ये मान लीजिए B टाइप अरेंजमेंट है, बॉल उतना ही है,
8 ही है, लेकिन इसके आमने सामने हेड हेड नहीं हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ इसके बीच से स्टार्ट किए हैं इसको पैकिंग करना, ठीक है। तो और अगला जो है फिर ए टाइप होगा, मतलब ठीक उसके सामने। आप कोशिश करिएगा कि आपका बॉल जो है सिमिलर हो, साइमेट्रिक हो। हमारा छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो देखिए आमने सामने फिर ये ए टाइप हो गया, ए टाइप अरेंजमेंट। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए बी टाइप, फिर यहाँ से इसके हेड हेड से सामने में नहीं रखे, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी था, मतलब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हो गया। टू टाइप अरेंजमेंट में आपका मतलब टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में दो टाइप से क्लोज पैकिंग होता है। एक आप देख रहे थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक दूसरा ये जिसमें एक ए टाइप और फिर डिस्प्लेस करके बी टाइप, ए टाइप बी टाइप अल्टरनेटिव क्लोज पैकिंग किया गया। तो इसमें आप देखिए कि एक बॉल में कितना जो है टच में आ रहा है। तो मान लीजिए एक बॉल है, इसके साथ देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है टच में आए हैं। इस बॉल के साथ देखिए कितने बॉल टच में है, कितने स्फीयर टच में है। तो 1 2 3 4 5 6 ये किस तरह का स्ट्रक्चर शेप बनाएगा ये। तो इसके सेंटर से यहाँ इसको मिला दिए, इसके सेंटर से 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 इसको, और फिर इसको फाइनली मिला दिए। तो एक हेक्सागोनल बन रहा है। देखिए ये एटम, क्रिस्टल एटम कह सकते हैं इसको, जो कि स्फेरिकल शेप में है, ये हेक्सागोनल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस क्लोज पैकिंग को क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बहुत सिंपल है। यहाँ आकर देखिए तो यहाँ भी हेक्सागोनल बन रहा है, मतलब एक स्फेयर के टच में 6 स्फेयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए 6 होगा। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। स्टार लगा दिए यहाँ। फ्रेश लिखना है आपको, थोड़ा स्पेस ले करके लिखना है अच्छा से। तो यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अल्टरनेटिव जो है शिफ्ट करके और क्लोज पैकिंग किया जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 आना भी चाहिए था, नाम से ही जाहिर है, नाम में स्क्वायर है। स्क्वायर जो है 4 स्फेयर से ही मिलकर बनता है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। हेक्सागोनल मैंने 6 जो है टच में आना चाहिए था, आया भी है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत सिंपल है। हेक्सागोनल में जो है 6 रहेगा। HCP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। CCP का ध्यान रखना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आइए देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें लिखा गया है कि इन द बेस लेयर शोन इन द स्फीयर आर मार्क्ड एज ए, बी, ए के बाद एंड द 2 टाइप ऑफ वॉइड्स बिटवीन द स्फीयर आर मार्क्ड एज बी and C when a second layer is placed with a sphere vertically aligned with those in the first layer, its void in the first layer, this an inefficient way of filling the space as shown in figure is known as packing in 3 dimension। अभी ये तो भाषा है, इसको आप लिख लीजिए, समझना मेन है। तो आइए यहाँ समझते हैं 3 डायमेंशन में क्या कहा गया। इसमें आपसे ये कहा गया कि आप जो है इस तरह से स्फेयर को अरेंज करिए पहले। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लीजिए, ठीक है। 8 बॉल को इस तरह अरेंज किए। तो अभी तक ये 1 डायमेंशन अरेंजमेंट हुआ। अब इसके जो है साथ इस तरह से आप थोड़ा छोटा स्फीयर बनाते गए हैं, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। इस तरह से आप स्फीयर रखिए। तो ये ए टाइप हो गया और ये बी टाइप। तो अभी ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो रहा है। कैसा अरेंजमेंट है ये? 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है।
तो ये फिर ए टाइप हो गया। अब इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करना है, तो अब आगे ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर में अब अरेंजमेंट होगा। ये डॉट डॉट से दिखा रहा है, इसके ऊपर शिफ्ट होगा ना, दिख रहा होगा। तो अब जो है यहाँ से क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ आप देखिएगा तो इसमें वॉइड्स बनने लगता है। वॉइड्स मतलब खाली स्थान रह जाता है। 3D अरेंजमेंट में वॉइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये अरेंजमेंट किए, ये अरेंजमेंट किए, इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक वॉइड मिलेगा। इसको मान लीजिए ए वॉइड बोल दिए, ए टाइप वॉइड, ये हो गया ए टाइप वॉइड, मतलब खाली स्थान। यहाँ पर देखिए जो है ये एक अलग तरह का वॉइड है। यहाँ नीचे में ये ऊपर में एक वॉइड बना, एक नीचे में भी वॉइड बनेगा, तो ये मान लीजिए बी टाइप हो गया वॉइड। और यहाँ देखिए इसी तरह से यहाँ पर ए टाइप बी टाइप वॉइड्स बनने लगता है, क्योंकि जो ऊपर में आप ये जो स्फेयर रखे हैं ये आपका सी टाइप स्फेयर है। देखिए साफ साफ यहाँ लिखते हैं सी टाइप स्फेयर। सी टाइप अरेंजमेंट है, स्फेयर का ही अरेंजमेंट है, तो सी टाइप केवल लिख दिए। आप बात समझिए, जैसे एक एक स्फेयर रखते गए, ठीक है, फिर उसके बाद अल्टरनेट जैसे यहाँ रखते गए थे, ठीक है, इस तरह रखे। 3 टाइप यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाना है, 3 टाइप क्लोज पैकिंग है ये, तो इसके ऊपर में रखते गए, नहीं समझे, ऊपर में तो इसके अंदर वॉइड्स मिलता गया, ठीक है, क्योंकि जो ढक गया है, वॉइड्स ढका है, अंदर है, वो दिखाई दे रहा है, यहाँ बोर्ड पर बनाए हैं। तो ये टाइप ऊपर में या नीचे में जो वॉइड बन रहा है उसको बी टाइप नाम ले लिए। तो यहाँ वॉइड का क्या कॉन्सेप्ट है सीखेंगे। इस तरह के अरेंजमेंट में आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको हेडक नहीं लेना है 3 डायमेंशन में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वॉइड्स के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। इसको डायग्राम को भी बनाते चलना है ध्यान से समझते हुए। आगे चलिए अब देखते हैं वॉइड्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से देखिए वॉइड्स का डिफिनीशन। वॉइड्स क्या है ये तो देख ही रहे थे। वॉइड्स मतलब एक होल्स होता है जो खाली जगह हो गया था पैकिंग एफिशिएंसी के बाद 3 डायमेंशन में, नीचे देख रहे थे आप, नोट किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं वॉइड्स को। तो वॉइड्स का डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है कि ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स विच आर supposed to have spherical shape, since the sphere touch each other only at points there must remain some empty spaces between them. These empty spaces are called voids or holes as shown in figure. तो as shown in above figure यहाँ लिखे हैं, जो आपका 3D क्लोज पैकिंग हो रहा था उसमें आप देख रहे थे कि खाली जगह जो रह जा रहा था पैकिंग के बाद, उसी खाली स्थान जगह को, एम्प्टी स्पेस को वॉइड या होल कहा जाता है। तो ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात यहाँ ये है कि वॉइड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि 3D क्लोज पैकिंग कितना टाइप्स का हो रहा है, उसी में वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो वॉइड यहाँ कहा गया कि 3 टाइप का होता है। देखिए लिखा गया है टाइप्स ऑफ वॉइड हेडिंग। तो 3 टाइप का वॉइड है, ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये टाइप ऑफ वॉइड्स को ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये। ट्राइगोनल वॉइड्स को देखिए यहाँ डिफाइंड किया जाए तो लिखा गया कि द वॉइड्स इनक्लोज्ड बाय 3 स्फीयर इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ट्राइगोनल का मतलब होता है 3, मतलब 3 स्फीयर के टच से जो एम्प्टी स्पेस बनता है उसको हम लोग ट्राइगोनल वॉइड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ट्राइगोनल वॉइड्स, समझिए यहाँ ये 3 स्फीयर को टच में रखे तो एक यहाँ वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये ट्राइगोनल वॉइड है। देखिए एक ट्राइगोनल ये बनाएगा सेंटर के साथ स्फीयर के, तो ट्राइगोनल बना ना, इसलिए इसको हम लोग इस एम्प्टी स्पेस को ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। समझ रहे होंगे। अब टेट्राहेड्रल वॉइड को समझिए। टेट्राहेड्रल में 4 स्फीयर आता है, तो लिखा गया है कि द वॉइड विच आर सराउंडेड बाय 4 स्फीयर
which lies at the vertex of a regular tetragonal tetrahedron are called tetrahedral voids as shown in फिगर। तो आइए फिगर देख लेते हैं। इसमें 4 स्फीयर के टचिंग से जो वॉइड का फॉर्मेशन होता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अभी ये 3 स्फीयर को टच में लाए तो अभी तक तो ये ट्राइगोनल वॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही इसके ऊपर एक और जो है स्फीयर रखेंगे, ऐसे डॉट डॉट से दिखा रहे हैं आपको ताकि वॉइड्स दिखे, देख रहे हैं। ये चौथा स्फीयर रख दिए इसके ऊपर से, ऐसे ऊपर से रख दिए, 3 को रखने के बाद ऊपर से रख दिए तो वॉइड्स तो है ना अंदर। तो ये वॉइड अब टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। 4 स्फीयर के टच के बाद एक यहाँ एम्प्टी रहा, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ देखिए ऑक्टाहेड्रल तीसरा वॉइड है। तो द वॉइड विच सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स which lies at the vertex of regular octahedron is known as octahedral voids shown in figure। अब इसमें 6 स्फीयर रखेंगे, जैसे 1 रखे, 2 रखे, 3 स्फीयर रखें। अब इसमें क्या है कि अब इसके ऊपर में ऐसे वॉइड एक रखेंगे स्फीयर, एक स्फीयर इस तरह से, एक स्फीयर इस तरह से। तो ये जो आपका 6 स्फीयर हो गया डॉट डॉट, देखिए 3 तो ऐसे रखे, उसके बाद इसके साथ जो है एक यहाँ पर ऐसे स्फीयर रखे, डॉट डॉट से दिख रहा होगा, एक यहाँ पर रखे इस तरह से हैं, और एक जो है इस तरह से यहाँ रखे। तो 6 हो गया ना, 3 ये या 3 इसके नीचे। तो इसके बाद जो यहाँ वॉइड बनेगा ये वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। 3 तरह से वॉइड का फॉर्मेशन होता है, ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिगर को भी बना लेना है, डेफिनेशन लिख लेना है, जल्दी से ये लिखिए। तो आगे का जो अभी बताएंगे बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्या है, तो पैकिंग इफ़िशियंसी। तो चलिए देखिए यहाँ पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है। पैकिंग इफ़िशियंसी का थोड़ा सा डिफिनीसन पढ़ते हैं और तब इसको फार्मूलेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है कि द पैकिंग इफ़िशियंसी इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल और यूनिट सेल। मतलब क्रिस्टल का है या यूनिट सेल का है, आपको समझ में बात आ रहा होगा। एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन 100%। तो कहा गया यहाँ पर कि पैकिंग इफ़िशियंसी जो है उसका फ्रैक्शन जो है होता है, ठीक है, जिसको एटम को ऑक्यूपाइड करने के बाद जो एम्प्टी स्पेस बचता है। तो कहा गया कि 100% ऑक्यूपाई नहीं होता एटम, कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाता है, तो उसी को पैकिंग इफ़िशियंसी कहा गया है। और यहाँ कहा गया है ये क्यों होता है, तो कहा गया बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू पैक स्फीयर्स, स्फीयर्स यहाँ एटम को कहा जा रहा है, स्फीयर्स विदाउट हैविंग सम एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, बिना कुछ एम्प्टी स्पेस का जो है किसी स्फीयर मतलब एटम का पैकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग जो परसेंटेज बच जा रहा है एम्प्टी स्पेस, उसी को पैकिंग इफ़िशियंसी, मतलब पैकिंग के बाद जो खाली जगह बच गया उसको कहते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी को, तो दैट इज लिखेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम occupied of the unit cell divided by total volume of unit cell, मतलब क्रिस्टल, यूनिट सेल का मतलब क्रिस्टल से है, इंटू 100%। तो ये एक फार्मूला हो गया रेडीमेड पैकिंग इफ़िशियंसी फाइंड करने का। इसी का यूज करके हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी फाइंड आउट करेंगे किसी भी दिए गए यूनिट सेल के लिए, ठीक है।
तो जैसे यूनिट सेल को ही लेकर के ना क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्पेस लाइटिक बनता था, तो उसके पैकिंग के बाद जो है दिए गए यूनिट सेल के पैकिंग के बाद कितना पैकिंग इफिशियंसी होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड एटम ऑफ द यूनिट सेल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100%। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पैकिंग इफिशियंसी के फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी फॉर FCC मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या जो पैकिंग इफिशियंसी FCC का होगा वही होगा CCP के लिए भी या HCP के लिए। ठीक है, मतलब कि क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का ही ना 2 टाइप है, CCP HCP। या ये जो पैकिंग है ये FCC के लिए होता है, क्योंकि FCC के लिए इसलिए होता है कि ये प्लेन होता है ना, फेस क्या होता है, एक प्लेन है, 2 डायमेंशन है, फेस एक 2 डायमेंशन स्पेस है, तो उसके लिए CCP HCP लिया जा सकता है 2D क्लोज पैकिंग। तो इस क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पीछे, तो उसमें जो खाली जगह रह जाता था, वॉइड्स जो रह जाता था, उसका टोटल पैकिंग इफिशियंसी क्या है ये फाइंड करना है। तो ये हेडिंग आप दे दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल लेंगे यहाँ, क्यूबिकल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ ले चुके हैं एक, क्योंकि FCC है तो FCC के लिए आप समझ रहे होंगे वर्टिक्स 8 वर्टिक्स पर तो रहेगा ही एटम, साथ ही साथ इसके हर एक फेस के सेंटर पर भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक फेस को लेकर स्टडी करेंगे, क्लोज पैकिंग का इफिशियंसी निकालना है FCC के लिए, या आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये प्लेन होता है फेस, किसी भी 3D का फेस जो है वो प्लेन होता है, 2D होता है, तो इस पर क्लोज पैकिंग करेंगे तो या तो CCP होगा या HCP होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इफिशियंसी निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये FCC है, काम ये करते हैं कि ये जो स्फीयर है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं। तो इस स्फीयर को बड़ा जूम करिएगा तो इस तरह से होगा, इतना बड़ा कर दिए। यहाँ पर जो है उसको अगर जूम करिएगा तो ये इस तरह से होगा, ये वाला जो था। ठीक है, यहाँ का जो ये एटम है इसको बड़ा करिएगा तो इसका स्फेरिकल इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिए। अब मान लीजिए कि इस एटम का रेडियस जो है यहाँ से r है, ये क्या है, r है, स्मॉल r, और यहाँ से ये r ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये r, और इसका रेडियस भी ये r। और ये यूनिट सेल का जो
साइड लेंथ है ए, मान लीजिए ए क्या है, साइड लेंथ। तो टोटल साइड लेंथ तो ए ही होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, साइड लेंथ सब ए होगा, क्योंकि क्यूब फॉर्म में है, ये 3 डायमेंशनल होता है यूनिट सेल, बताए थे। अब एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को कि निकालना क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, सिंस पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑफ 4 एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड 4 एटम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑक्युपाइड 4 एटम ऑफ यूनिट सेल। 4 एटम यहाँ क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया कि यहाँ एफसीसी में 4 एटम का ही जो है क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। सीसीपी के लिए 4 एटम को एफसीसी में लिया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका एफसीसी के लिए 4 होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 4 एटम को ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया 4 एटम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100%। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्युपाइड 4 एटम ऑफ यूनिट सेल लिया गया है। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल है ना। अब 4 एटम के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट सेल क्यूबिकल फॉर्म में है, तो टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्युपाइड 4 एटम ऑफ यूनिट सेल, एटम का यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो हो रहा है वो लिया जा रहा है, तो 4 पाई आर क्यूब होना होगा ना, स्फेरिकल फॉर्म में होता है ना एटम। तो 4 पाई आर क्यूब लिए, अब 4 एटम यहाँ ऑक्युपाइड हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड करना है टोटल, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, तो यूनिट सेल का ए क्यूब, लेंथ का क्यूब होता है, तो ए क्यूब हो जाएगा इंटू 100%। तो बात यहाँ अब ये आता है कि कैसे इसको सॉल्व करें। आर यहाँ ए में रिलेशन लाना होगा तब न सॉल्व होगा। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी के लिए, क्योंकि अब यहाँ से आगे हम लोगों को रेडियस और ए में रिलेशन लाना होगा तब काम होगा। तो यहाँ लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड ए साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो आइए रिलेशन फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। हाँ, ये ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ए बी सी। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी से आगे बढ़िएगा तो बी से सी का लेंथ फाइंड करना है। ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये सब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये बी सी फाइंड करना है। तो लिखेंगे कि बी सी स्क्वायर इजकल टू, ये बी सी जो है हाइपोटेनस है, ये लेंथ है और ब्रेथ समझ में आ रहा है ना, बेस और लेंथ है। तो बी सी स्क्वायर इजकल टू पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए लेंथ है, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 2a आ जाएगा बी सी का वैल्यू, मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो बी सी को रेडियस आर के फॉर्म में अगर फाइंड करना है तो सिंस बी सी इजकल टू, अगर रेडियस के फॉर्म में देखिएगा तो बी से सी तक का लेंथ रेडियस के फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है स्फीयर का तो 2r, और फिर ये रेडियस r, तो टोटल कितना आ जाएगा r और 2r, 3r और r 4r, मतलब BC 4r के इक्वल है रेडियस के फॉर्म में। तो ये तीसरा हो गया।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से देखिएगा तो BC4R है, BC√2A है, तो रिलेशन आ जाएगा ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से देखिएगा तो √2A = 4R आ जाएगा। तो इसलिए R = √2/4A आ जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, ठीक है। इस रिलेशन को अगर दूसरे फॉर्म में दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। R = √2/4A आया है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो R = A/2√2 भी आ सकता है। √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 2 होगा, 2 दूना 4 कटेगा, A/2√2 हो जाएगा। तो R का रिलेशन जो है के साथ आ चुका है, इसको पुट करेंगे यहाँ R के क्यूब के जगह पर और सॉल्व करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी इसका आएगा। तो ये इतना आप जल्दी से लिखिए, पहले इतना आप जल्दी से लिखेंगे तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू को पुट किया जाएगा यहाँ पर और इफिशियंसी निकलेगा। लिखिए जल्दी से, इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे नाउ R = A/2√2 है, इसलिए A = आ जाएगा R/2√2। ये पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 और इफिशियंसी फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पुट किया जाए। तो इफिशियंसी निकाल रहे हैं हम लोग, पैकिंग इफिशियंसी। यही जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा यहाँ इस चैप्टर में था और एग्जाम में ज़रूर आता है, यहीं से हमेशा पूछा जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस चैप्टर में था। तो देखिए यहाँ पैकिंग इफिशियंसी = आ जाएगा A = R√2 आया है, तो A के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे यहाँ और ऊपर में रहेगा 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 πr³ डिवाइडेड बाई A³ के जगह पर अगर ये रखिएगा तो आपका R³ हो जाएगा और 2 का 3 बार 2√2 का करिएगा 3 बार स्क्वायर तो 2 दूना 4 दूना 8 और इसके लिए 2 दूना 4 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करिएगा, R से R³ कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 से ये कटेगा तो आ जाएगा आपका π/3√2 इंटू 100%। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू 74% अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या रहा है, आपका भी 74% आ रहा है, सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा या 3.14 रखिएगा। पाई का वैल्यू आप जानते ही होंगे 3.14 भी होता है, तो सॉल्व करिएगा तो 74% ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए ये भी। तब आगे बढ़ते हैं, पैकिंग इफिशियंसी निकाला जाएगा BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए मिटाते हैं और आगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए चर्चा किया जाए। तो यहाँ से लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल लिख सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल का शॉर्ट फॉर्म होगा BCC, ठीक है। तो इसके लिए पैकिंग इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
फॉर्मेशन कर लिए। हर एक कॉर्नर पर एक एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम रखेंगे, स्फेरिकल फॉर्म में है ये, 8 रख दिए। अब जो है इसके सेंटर पर एक रहेगा, ठीक है, ये आपका BCC है, स्ट्रक्चर ऑफ BCC, ठीक है। अब यहाँ ये जो एटम है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो इसको थोड़ा सा आप जूम करिएगा तो ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा, बड़ा बना दिए। यही वाला एटम है, बड़ा दिखाया गया है, ठीक है। इस सेंटर पर है, इसको भी बड़ा कर दिए और यहाँ वाले को भी। तो आप देखिएगा इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका रेडियस अगर r है तो ये डायमीटर के लॉन्ग ऐसे लेंगे तो ये r और r 2r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी r हो जाएगा। मान लीजिए कि इसका लेंथ a है, साइड लेंथ सब a ही होगा, क्यूबिकल फॉर्म में है। तो अब बात करना है पैकिंग इफिशियंसी का। यहाँ पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑफ 2 एटम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब यहाँ पर 100%। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि 2 एटम कहाँ से आ गया, आपको डाउट है कि 2 एटम्स कहाँ से ऑक्युपाइड हो रहा है, तो आपको बताए थे कि BCC के लिए पर यूनिट जो है, पर यूनिट एटम का जो ऑक्युपाई है वो होता है 8 × 1/8 और +1। तो 8 कैंसिल हुआ था, 1 + 1 2 आया था। आप देखिए तो कॉपी में पीछे बताया गया होगा। पर यूनिट सेल जो है, पर यूनिट जो है एटम्स कितना होता है BCC के लिए बताया गया होगा। देखिए 2 आया था। FCC के लिए क्या आया था, इसके लिए एटम 4 क्यों ले रहे हैं ऑक्युपाइड, 4 एटम क्यों ऑक्युपाइड कर रहा है, इसके लिए पर क्योंकि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल FCC के लिए आया था 8 + 6 14 है। लेकिन पर यूनिट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फाइंड किए थे तो वो कितना आया था। तो देखिएगा आप जा करके कॉपी में अपने, तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2 आया था और इस तरह से ये कैंसिल हुआ था और ये और 3 + 1 4 आया था। उसी का यूज यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्युपाइड में किया जा रहा है। मतलब BCC के लिए यहाँ 2 किया ही जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, 2 एटम ऑक्युपाई होगा। यहाँ FCC के लिए 4 एटम ऑक्युपाई होगा। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, कॉपी में बताया गया है पहले ही। तो वहीं यहाँ 2 लिखा जा रहा है, 2 ऑफ यूनिट सेल, समझना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट सेल क्यूबिकल है तो A क्यूब होगा, साइड लेंथ A लिए है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर माने एटम, एटम का वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 πr3, रेडियस r है। तो यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी जब आप फाइंड करेंगे तो 2 जो है इसका एटम ऑक्युपाई हो रहा है, तो 2 × 4/3 πr3 डिवाइडेड बाई A³ इंटू 100%, इसको मान लीजिए 1 इक्वेशन। अब यहाँ के बाद आगे क्या करना है कि A और R में रिलेशन आएगा तभी ना कैंसिल करके और परसेंटेज निकलेगा पैकिंग कितना है, तो रिलेशन यहाँ डेवलप करेंगे। इसी जैसे इधर चले थे, रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखना है, समझना है इसको। अगर आपको लगेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है एक बैक, तो इस तरह से नहीं चलेगा काम, है ना। जैसे आराम से बता रहे हैं, आराम से आपको सीखना है, बहुत सिंपल है, एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है बार बार। तो रिलेशन बिटवीन ए साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, तो ये रिलेशन डेवलप कर। रिलेशन क्यों डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर टर्म आए तब तो ये सॉल्व होगा। यहाँ आर यहाँ ए है, कैसे सॉल्व होगा, रिलेशन आ जाएगा तो सॉल्विंग आसान हो जाएगा। और जो रिलेशन आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। BCC के लिए आर और ए में रिलेशन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, तो ध्यान रखना है ये,
है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो रिलेशन क्या है, तो चलिए देखा जाए। ए और आर में रिलेशन लाना है। अगर इसको पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये सी है, यहाँ से ये डायगोनल है ना, यूनिट सेल का मतलब हुआ क्यूब शेप है ना, तो क्यूब का ये जो है क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल क्यूब का ए और सी नाम दे दिए। तो सिंस हम लोग देख रहे हैं वी सी दैट कि ए सी इज इक्वल टू आर के फॉर्म में कितना है, आर और ये 2r और फिर ये आर, तो आर और 2r 3r और आर 4r। तो यहाँ ए सी का लेंथ 4r है, मान लीजिए इक्वेशन 2। अब ए सी मतलब कि क्यूब का डायगोनल फाइंड करना है, विकर्ण हिंदी में बोलते हैं ना ये। तो डायगोनल जो है पाइथागोरस से यूज करिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि तीनों लेंथ का ना स्क्वायर अब करिएगा ये निकालने के लिए क्यूब का डायगोनल। यहाँ पर तो था फेस, तो फेस का डायगोनल निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से काम चल गया। यहाँ डायगोनल है क्यूब का, तो 3 बार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए सी आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो इसलिए ए सी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 3a, इसको मान लीजिए 3। तो यहाँ से इक्वेशन 2 और 3 से एक रिलेशन आ गया ना, ए सी इज इक्वल टू ए के फॉर्म में अंडर रूट 3 आ गया, ए सी इज इक्वल टू यहाँ 4a आया है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4r, इसलिए r इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए हो जाएगा। रिलेशन आ गया, ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर आपको a इज इक्वल टू कोई पूछे तो लिखेंगे कि 4/√3 इंटू r, और ठीक है। तो अब यहाँ के बाद हम लोग देखिए ये रिलेशन आ गया, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और इफिशियंसी गेट करेंगे। तो इधर फ्रेश करते हैं और पुट करके निकालते हैं। इधर लिखते जाइएगा, इधर लिखिएगा। तो चलिए पुट करते हैं। पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू 4/√3r इन एबव इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर जो है तो लिखेंगे यहाँ पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 2 से 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो जाएगा ना, तो 8/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो ए क्यूब के जगह पर आर के फॉर्म में रखेंगे, इज इक्वल टू 4/√3 इंटू आर है का क्यूब हो जाएगा इंटू 100%। इसको सॉल्व किया जाए, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, अच्छा क्यूब न है यहाँ, ध्यान रखना है, आराम से सॉल्व करना है। तो 8 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये अंडर√3 ऊपर जाएगा और तो आ जाएगा ये 3/√3 क्यूब है ना, और ये 4 का क्यूब करिएगा तो 64 हो जाएगा, आर क्यूब इंटू 100%। अब तो सॉल्व करना है, आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, 8 से 8 अट्ठाई 64 कटेगा, ये 3 से एक 3 कटेगा, तो आपका आएगा क्या π√3 और डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100%। देख लीजिए तो ध्यान से, यही आएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो अप्रॉक्स 64% आएगा, है ना। कितना आएगा 64% पैकिंग इफिशियंसी। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि पैकिंग इफिशियंसी बीसीसी के लिए क्या होगा, तो 64% ध्यान रखना है। इसके पहले वाले एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी के लिए एक ही आया था 74%, यहाँ पर 64% आया। डेरिवेशन को करने को अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसी तरह से पूरा करना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। प्रोसेस को समझ ही रहे हैं कॉन्सेप्ट से, इसको नोट करिए जल्दी से
तो आगे सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी फाइंड किया जाएगा। सिंपल यूनिट सेल क्या है आप जानते हैं, उसको चलिए वर्क करेंगे। इसको जल्दी से लिखिए, लिख लिए होंगे। मिटाते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं थर्ड कंडीशन, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिकल फॉर्म में ही यूनिट सेल होता है, आपको पता है। चलिए यहाँ सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं। आपको याद होगा कि सिंपल यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम भी कह सकते हैं, वो यूनिट सेल के कॉर्नर पर केवल लाई करते हैं। ठीक है, ये सिंपल यूनिट सेल है, मतलब 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही यहाँ रहता है कॉर्नर पर। ये सिंपल यूनिट सेल होता है, बताए हैं पहले, आप देखे होंगे, लिखे भी होंगे नोट्स कॉपी पर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 है, लेकिन पर यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूछा जाए, पार्टिकल या एटम पूछा जाए कितना है, तो आप कहेंगे 8 × 1/8। सॉल्व करेंगे 1 है, जिसका यूज करेंगे आपको पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई ऑफ एटम में। अब यहाँ से करना क्या है कि इस एटम को थोड़ा सा बड़ा करिए, पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करना है तो एटम को थोड़ा राइज कर इससे बड़ा करिए। ठीक है, यहाँ से भी करिए, टच किया ये दोनों, अच्छा से थोड़ा बनाना है इसको आपको स्पष्ट एकदम। तो टच कर दिए ये दोनों एटम, रेडियस इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है। टोटल लेंथ जो है इसका a है यूनिट सेल का, साइड लेंथ सब a है, तो लिखेंगे साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 2 रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू r। साइड लेंथ जो है a ना, ठीक। तो अब फाइंड क्या करना है हम लोगों को, पैकिंग इफिशियंसी। फार्मूला तो पता ही है, चलिए रिलेशन यहाँ डेवलप कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, a देख रहे हैं 2r के इक्वल है, सीधा यहाँ दिख रहा है। तो सिंस a इज इक्वल टू 2r, इसलिए r इज इक्वल टू a/2, वो तो दिख रहा है ना यहाँ, तो लिख दिए रिलेशन। अब पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल। तो एटम ऑफ यूनिट सेल 1 ही है, तो 1 × 4/3πr³ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो a³ × 100%। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3πr³ डिवाइडेड बाई a³ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2r आया है, तो 2r³ × 100%। तो पैकिंग इफिशियंसी आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, 4/3πr³ डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 दूना 8 r³ × 100%। सॉल्व करिएगा, r से r³ कैंसिल होगा, 4 दूना 8 π/6 हो जाएगा × 100%। सॉल्व करिएगा तो अप्रॉक्स 52.4% आएगा। ठीक है, इसके पहले वाला BCC के लिए, और BCC के लिए पैकिंग इफिशियंसी कितना आया था, 64% बता दिए हैं, नहीं, जबकि इसका अप्रॉक्स होता है 68%। आप सॉल्व करिएगा तो 68 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम 64 लिख दिए हैं,
अभी याद आया तो अभी लिख दिए, अभी तुरंत ध्यान में आया, उसके लिए 68% होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा BCC के लिए। जबकि हम 64 बता दिए हैं, तो वहाँ आप 68 कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो उतना ही आएगा। इसके लिए आएगा 52.4%, याद रखिएगा, इसको नोट करिए। और इसी के साथ सॉलिड स्टेट जो है रुक जाता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो चर्चा है वो फिजिक्स में पढ़ना है। इसके बाद का जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग स्टडी जो इसके बाद का है, पैकिंग इफिशिएंसी के बाद का है, पॉइंट डिफेक्ट्स वगैरह है, वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। किस चैप्टर में? तो सेमीकंडक्टर। मतलब सॉलिड स्टेट यही तक रहेगा। अब जो चर्चा रिमेनिंग यहाँ के बाद बच गया है वो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं इसमें कंटिन्यू हम लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है बताएंगे। पॉइंट डिफेक्ट का चर्चा है, अगले क्लास में बता देंगे। लेकिन फिजिक्स में भी हम लोगों को सेम चीज़ पढ़ना है ना, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में है ये चैप्टर है, NCERT में देखिएगा तो ये मिलेगा। तो इसके बाद का चर्चा अगले क्लास में होगा, बता देंगे आपको, है ना। 15-20 मिनट और लगेगा, आपको बता देंगे पॉइंट डिफेक्ट्स वगैरह क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इम्प्योरिटीज़ के बारे में, जो कि हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर फिजिक्स में भी सेम चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको हम समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से कोशिश किए हैं बताने का, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था, नोट कर लीजिएगा। सॉलिड स्टेट लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पॉइंट डिफेक्ट्स एक दिन का चर्चा है, जल्दी से आपको उसको बता देंगे एक दिन। इतना आप नोट करके इसको रिवीजन करिए। NCERT से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, NCERT सॉल्व करिए, सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। लिखिए उसका आंसर जो NCERT के एक्सरसाइज में है, इंटेक्स क्वेश्चन है, उसका भी आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा था आज का, इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।